आग से झुलसे बर्लिन बंकर के नीचे तीसरे रह के सबसे प्रभावशाली लोगों ने अपने अंतिम घंटे बिताए। ऊपर सोवियत तोपों के गोले फट रहे थे और पश्चिमी सेनाएं पश्चिम से दबाव डाल रही थी। ये शासक, जिन्होंने एक दशक से भी ज्यादा समय तक पूरे यूरोप में भय का माहौल बनाए रखा था, अब अपनी आसन्न मृत्यु से जूझ रहे थे। कुछ ने न्याय से बचने के लिए उन्मत्त प्रयास किए, कुछ अंत तक अडिग रहे और कुछ चुनी दा लोगों ने ऐसे फैसले लिए जिनसे उनके सबसे कट्टर विश्वासपात्र भी स्तब्ध रह गए। उन अंतिम 24 घंटों की घटनाएं उन लोगों की असली प्रकृति को उजागर करती हैं, जिन्होंने बेलगाम शक्ति से अनगिनत जिंदगियों को नियंत्रित किया था। यह वृत्तांत बताता है कि कैसे नाजी नेतृत्व ने अपनी मृत्यु का सामना किया, न कि सम्मानजनक युद्ध में जैसा कि उन्होंने अपने अनुयायियों से वादा किया था, बल्कि बंकरों, अनुस्वर कोठरियों और अपने बिखरते साम्राज्य के मलबे के बीच हताश यात्राओं में। 30 अप्रैल 1945 को लाल सेना हिटलर के बंकर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर खड़ी थी। चांसलरी के नीचे वाले कक्ष में वह व्यक्ति जिसने कभी सहस्राब्दी लंबे साम्राज्य का वादा किया था, अब अपने सबसे वफादार सहयोगियों से घिरा हुआ था, क्योंकि सोवियत तोपखाने करीब आ रहे थे। हिटलर अपने अंतिम दिनों में तेजी से अस्थिर हो गया था। उसके हाथ कांप रहे थे और उसका व्यवहार बिगड़ा हुआ था। अपनी बिगड़ती परिस्थितियों के बावजूद वह इस विश्वास में दृढ़ था कि मोक्ष अभी भी प्राप्त किया जा सकता है। दोपहर के करीब 2:30 बजे हिटलर ने ईवा राउन के साथ अपने निजी अध्ययन कक्ष में खुद को एकांत में रखा, जिससे उसने कुछ घंटे पहले ही जल्दबाजी में शादी की थी। बाद में गवाहों ने बंकर के गलियारों में एक अकेली गोली की आवाज गूंजने की सूचना दा ही कमरे में प्रवेश करने पर कर्मचारियों ने पाया कि हिटलर ने खुद को दाहिनी कनपटी पर एक घातक पिस्तौल से वार किया था। हिटलर के प्रचार प्रमुख जोसेफ गोएबल्स ने बेजान शवों का निरीक्षण किया और रीच के पतन के साथ साथ अपनी मृत्यु की भी भविष्यवाणी की। हिटलर के सहायक और द्वारपाल मार्टिन बोरमैन ने तुरंत अभिलेखों को नष्ट करना शुरू कर दिया और भागने का रास्ता तैयार किया। जिस व्यक्ति ने वर्षों तक हिटलर पर प्रभाव डाला था, अब उसे कठोर सत्य का सामना करना पड़ा। उसके अधिकार का कोई महत्व नहीं था। गोएबल्स के अंगरक्षक और ड्राइवर मृतकों को 4 मंजिल ऊपर चांसलरी गार्डन ले गए, जहां उन्होंने शवों को गैसोलीन में डुबोया और उन्हें आग लगा दी। बंकर से एक तीखी धुंध उठ रही थी, क्योंकि सोवियत तोपखाने बर्लिन पर लगातार बमबारी कर रहे थे। हालांकि हिटलर की मृत्यु ने एक ऐसे दिन की शुरुआत को चिन्हित किया जो पूरे नाजी पदानुक्रम के विघटन का गवाह बना। पूरे जर्मनी में छिपने के ठिकानों और भूमिगत आश्रयों में अन्य नेता अपने अंतिम निर्णय ले रहे थे। जोसेफ गोएबल्स 2 दशकों से भी अधिक समय तक हिटलर के सबसे कट्टर समर्थकों में से एक रहे। नाजी प्रचार मंत्री के रूप में उन्होंने एक ऐसी कहानी गढ़ी जिसने अनगिनत जर्मनों को नाजी एजेंडे का समर्थन करने के लिए प्रेरित किया। बर्लिन बंकर में उन्हें एक ऐसे फैसले का सामना करना पड़ा जिसने उनके अंतिम क्षणों को आकार दिया। अन्य नाजी नेताओं के विपरीत जो भाग गए या समझौता कर लिया, गोएबल्स अंत तक नाजी विचारधारा के प्रति ही अडिग रहे। उन्होंने अपनी पत्नी माग्दा और 6 छोटे बच्चों सहित अपने परिवार को बंकर के भूमिगत परिसर में स्थानांतरित कर दिया। हिटलर की मृत्यु के तुरंत बाद 30 अप्रैल की रात को गोएबल्स ने अपनी अंतिम डायरी लिखी। युद्ध के लिए कोई पश्चाताप, मारे गए लोगों के लिए दुख या जर्मनी के भविष्य के लिए कोई चिंता नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने अपने नेता के साथ मरना एक सम्मान की बात मानी। माग्दा गोएबल्स ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहासकारों को दशकों तक परेशान किया। एक बंकर में उसने अपने 4 से 12 साल के 6 बच्चों को
बेहोश कर दिया। फिर बिस्तर पर बेहोश पड़े हर एक को साइनाइड की जानलेवा खुराक दे दी। बच्चे हेल्गा, हिल्डा, हेलमुट, होल्डा, हेडा और हीड अपने आसपास घट रही घटनाओं से अनजान होकर मर गए। 1 मई को जोसेफ और मैग्रा गोएबल्स चांसलरी गार्डन की ओर सीढ़ियां चढ़े। वहां मैग्रा ने साइन हाइड कैप्सूल खा लिया, जबकि गोएबल्स ने अपनी सर्विस पिस्तौल लेकर अपनी जान दे दी। अगले दिन सोवियत सैनिकों को उनके शव जले हुए मिले, जिस व्यक्ति ने जर्मनों को आश्वासन दिया था कि पूर्ण युद्ध से पूर्ण विजय मिलेगी, उसने इसके बजाय अपने ही परिवार को पूर्ण विनाश में धकेल दिया। हालांकि जहां गोएबल्स ने अपने विश्वासों पर अडिग रहते हुए मरना चुना, वहीं अन्य नाजी नेता पहले से ही अपने लिए हलंत अलग अंत की योजना बना रहे थे। नरसंहार के मुख्य षड्यंत्रकारी और एसएस नेता हेनरिक हिमलर कई महीनों से पश्चिमी मित्र राष्ट्रों के साथ गुप्त रूप से शांति वार्ता कर रहे थे। अप्रैल 1945 तक उन्हें लगा कि वे जर्मनी का नेतृत्व संभाल सकते हैं और एक अलग शांति संधि पर बातचीत कर सकते हैं, जिससे उनकी जान और पद दोनों बच जाएंगे। हिमलर के आखिरी 24 घंटे 21 मई 1945 को शुरू हुए किसी बंकर या युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि ब्रेमरवुड के पास एक ब्रिटिश चौकी पर। उन्होंने हेनरिक हेसिंजर नाम के एक बर्खास्त वेहरमाच सैनिक का वेश धारण किया हुआ था। जाली दस्तावेजों और अपनी शक्ल बदलने के लिए एक आंख पर रपट्टी के साथ 3 हफ्तों से हिमलर अपने वफादार साथियों के एक छोटे समूह के साथ ब्रिटिश कब्जे वाले क्षेत्र में घूम रहे थे। उन्होंने झूठी पहचान का इस्तेमाल किया और अपनी विशिष्ट मूछें भी मूंदवा ली थी। वह व्यक्ति जो कभी लाखों एसएस अधिकारियों की कमान संभालता था, अब खलिहानों और परित्यक्त इमारतों में सो रहा था। हालांकि हिमलर का वेश दोषरहित नहीं था। ब्रिटिश खुफिया अधिकारी यों को विशिष्ट नाजी नेताओं की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। गहन जांच पड़ताल करने पर हिमलर की सैन्य प्रोटोकॉल से परिचितता एक औसत सैनिक के लिए अत्यधिक प्रतीत हुई। 23 मई की दोपहर को ब्रिटिश अधिकारियों ने हिमलर को एक पूछताछ केंद्र में ले जाया। जैसे जैसे पूछताछ और गहन होती गई, पूर्व राइक्सफ्यूहरर एसएसएस ने एक गंभीर गलती कर दी। उसने अपनी असली पहचान उजागर कर दी, संभवतः यह उम्मीद करते हुए कि शांति वार्ता से बंदी के साथ अनुकूल व्यवहार होगा। ब्रिटिश अधिकारी चकित रह गए। उन्होंने अनजाने में इतिहास के सबसे वांछित युद्ध अपराधियों में से एक को पकड़ ली। या था हिमलर की तुरंत कठोर शारीरिक जांच की गई, जिसके दौरान गार्डों को उसके मुंह में छिपी एक छोटी कांच की शीशी मिली। जैसे ही ब्रिटिश सैनिकों ने शीशी की और बारीकी से जांच करने का प्रयास किया, हिमलर ने जोर से अपने दांत भींच लिए, जिससे एक साइनाइड कैप्सूल टूट गया। कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों के संगठित नरसंहार का मास्टरमाइंड मारा गया, जिससे मित्र राष्ट्रों की उस पर मुकदमा चलान है की योजना विफल हो गई। हिमलर का निधन न केवल एक जीवन का अंत था, बल्कि उस शासन की कायरता भी थी जिसने पूरे यूरोप में आतंक फैलाया था। फिर भी अपने अत्याचारों की जवाबदेही से बचता रहा। जब हिमलर ब्रिटिश हिरासत में अंतिम सांस ले रहे थे, तब भी अन्य नाजी गणमान्य व्यक्ति पराजित जर्मनी की उथल-पुथल में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हिटलर के डिप्टी और संभावित उत्तराधिकारी रूडोल्फ हेस 1945 तक एक ब्रिटिश जेल में बंद थे, जो नाजी शासन के अंतिम पतन से बिल्कुल अलग प्रतीत होता था। हालांकि उनके अंतिम 24 घंटे किसी भी नाजी नेता के लिए सबसे असामान्य थे। अपने 4 साल के कारावास के दौरान हेस स्पष्ट मानसिक अस्थिरता और उल्लेखनीय स्पष्टता के दौर के बीच झूलते रहे। ब्रिटिश मनोचिकित्सक कभी यह नहीं समझ पाए कि उनका अप्रत्याशित आचरण वास्तविक था या अपने कुकर्मों की जिम्मेदार।
री से बचने के लिए एक सुनियोजित कदम। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 दशकों से भी ज्यादा समय तक स्पांडो जेल में बंद आखिरी कैदी 93 वर्षीय हेस 17 अगस्त 1987 को मृत पाए गए जर्मन गार्डों ने उन्हें एक छोटे सा हे बगीचे वाले घर में लटके हुए पाया। उनके गले में एक बिजली का तार फंदे की तरह बंधा हुआ था और खिड़की की कुंडी से बंधा हुआ था। उन्होंने शायद एक एक्सटेंशन कॉर्ड से फंदा बनाया था और इस कृत्य के लिए एक कुर्सी पर खड़े थे। उनके पैरों के पास एक नोट मिला जिसमें लिखा था, मेरी मृत्यु से कुछ मिनट पहले लिखा गया। दशकों तक एकांत कारावास, कई स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और बार बार अपनी अक्षमता के दावों के बावजूद हेस ने इसी दिन अपनी जान लेने का फैसला किया। ब्रिटिश अधिकारियों ने उनकी मृत्यु से जुड़ी परिस्थितियों की तुरंत जांच शुरू की, जिससे षड्यंत्र के सिद्धांत लगातार सामने आ रहे हैं। एक सब बात को लेकर सवाल उठे कि क्या वृद्ध हेस शारीरिक रूप से अपनी स्पष्ट मृत्यु का कारण बन सकते थे। कुछ लोगों ने रणनीतिक समय की ओर इशारा किया। कुछ सप्ताह पहले उन्हें चल रही कूटनीतिक वार्ता के ही से के रूप में रिहा किया गया हो सकता है, जो कभी नाजी पदानुक्रम में हिटलर के बाद दूसरे नंबर के कमांडर थे। इस व्यक्ति की मृत्यु एक छोटे से जेल प्रांगण में अलग थलग होकर हुई, उस शासन के पतन के 42 साल बाद हाथ जिसकी स्थापना में उन्होंने मदद की थी। उनकी मृत्यु ने नाजी नेतृत्व के आंतरिक घेरे के अंतिम प्रत्यक्ष संपर्क के अंत का संकेत दिया। हालांकि हेस के अंतिम दिन का सबसे परेशान करने वाला रन उनकी मृत्यु का तरीका नहीं था, बल्कि बाद में मिले पत्रों की सामग्री थी। दशकों तक कारावास में रहने के बावजूद उन्होंने नाजियों द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए कोई खेद नहीं जताया और अपनी अंतिम सांस तक हिटलर की स्मृति के प्रति वफादार रहे। मार्टिन बोरमैन ने हिटलर के सहयोगी के रूप में काम किया। अन्य उच्च पदस्थ नाजियों की तरह नाटकीय समापन चुनने के बजाय बोरमैन ने कुछ असाधारण के रने का लक्ष्य रखा, एक पूर्ण रूप से गायब हो जाने वाला कृत्य जो लोगों को आने वाले वर्षों तक उसके ठिकाने के बारे में उलझन में डालता। 1 मई 1945 को अपने जीवन के अंतिम दिन बोरमैन फ्यूहरर बंकर में था। हिटलर मर चुका था और लाल सेना आगे बढ़ रही थी। अपने साथियों के विपरीत बोरमैन ने आत्मसमर्पण करने के बजाय बर्लिन से भाग जाने का निर्णय लिया। अन्य नाजी अधिकारियों के साथ मिलकर वह बंकर नेटवर्क से बाहर निकलने के लिए एक हताश प्रयास में जुट गया। उनका गंतव्य उत्तरी जर्मनी में एडमिरल डोनित्स की अस्थायी सरकार थी, जहां वे नाजी शासन के कुछ अंश को बचाए रखना चाहते थे। यह योजना भ्रम पर आधारित थी। फिर भी बोरमैन ने अपने विशिष्ट संकल्प के साथ इसका अनुसरण किया। बर्लिन के नीचे भूमिगत सुरंगों में टॉर्च की रोशनी में नेविगेट करते हुए वे अपने भागने के प्रयास के दौरान बार वाले मार्गों से गुजरे। शहर के ऊपर सोवियत सेनाओं का प्रभुत्व था। उनके तोपखाने और टैंक युद्धाभ्यास गुप्त कक्षों में गूंज रहे थे। बोरमैन, जिसके पास हिटलर की राजनीतिक वसीयत और दस्तावेज थे जिन्हें वह उसके जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण मानता था, समूह के साथ था। वीडेनडेमर ब्रिज पर उनका सामना सोवियत की भीषण गोलाबारी से हुआ। दर्शकों ने बताया कि बोरमैन के वाहन पर एक टैंक ने हमला किया था, लेकिन अफरा तफरी और अंधेरे में हिटलर के डिप्टी के बारे में कोई निश्चित जानकारी सामने नहीं आई। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि उन्होंने उसे गिरते देखा था। दूसरों ने कसम खाई कि वह रात में गायब हो गया। दशकों तक बोरमैन का ठिकाना द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक था। दुनिया भर की एजेंसियां इस कानाफूसी पर नजर रख रही थीं कि वह दक्षिण अमेरिका भाग गया है, एक छद्म नाम से रह रहा है और अन्य भगोड़े नाजियों की सहायता कर रहा है। उसके निधन के प्रमाण के अभाव ने 3 दशकों से भी अधिक समय तक
एक किंवदंती को कायम रखा। 1972 में बर्लिन में कंकाल के अवशेष मिले, जिनकी पहचान बाद में दंत अभेल हैकों के माध्यम से मार्टिन बोरमैन के रूप में हुई हड्डियों पर साइनाइड कैप्सूल के सदृश कांच के टुकड़ों के निशान थे, जिससे संकेत मिलता है कि बोरमैन भागने की कोशिश में मारा गया होगा, संभवतः जब उसे पकड़ा जाना निश्चित लग रहा था, तब उसने आत्महत्या का रास्ता चुना होगा। बोरमैन के गायब होने की हताश कोशिश नाजी शासन के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक को जन्म देने में सफल रही, क्योंकि वह लगभग इतिहास के पन्नों में गुम हो गया था, जहां राजनीतिक नेता बंकरों या जेल की कोठरियों में अपनी मृत्यु का सामना कर रहे थे, वहीं बोरमैन इतिहास से पूरी तरह गायब होने के करीब पहुंच गया था। जैसे से नाजी शासन चरमरा रहा था, कई उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारियों को अपने अंतिम निर्णय लेने पड़े। नाजी विचारधारा को गढ़ने वाले राजनीतिक हस्तियों के विपरीत इन जनरलों को पूर्ण हार की कठोर सैन यह वास्तविकता और पूरे यूरोप में फैले युद्ध अपराधों में उनकी भागीदारी का सामना करना पड़ा। मित्र देशों की सेनाओं द्वारा कैद किए जाने से पहले के घंटों में हिटलर के शीर्ष सैन्य रणनीतिकार जनरल विल्हेम कीटल ने अपनी सेवा के दौरान के कई विवरण लिखे। हिटलर के अधीन प्रमुख सैन्य निर्णयों में उपस्थित रहते हुए उन्होंने ऐसे आदेशों पर हस्ताक्षर भी किए थे जिनके कारण अनगिनत नागरिकों, अनुस्वर और कैदियों की जान गई। अपनी कोठरी में उन्होंने अपने कार्यों को एक समर्पित सैनिक के रूप में केवल आदेशों का पालन करने के रूप में उचित ठहराने की कोशिश की। फिर भी उन्होंने नाजी युद्ध अपराधों अनुस्वर की सीमा के बारे में अनभिज्ञता बनाए रखी, जो अवैध अभियानों के आयोजन में उनकी सक्रिय भूमिका के प्रमाणों से विरोधाभासी थी। हालांकि जब उन्हें मुकदमे के लिए नूर्नबर्ग में उनके आसन्न स्थानांतरण के बारे में बताया गया, तो सैन्य सम्मान का उनका दिखावा चकनाचूर हो गया। पछतावे से अभिभूत वे आंसुओं से भर गए, यह महसूस करते हुए कि हिटलर के प्रति उनकी दीर्घकालिक सेवा का परिणाम गौरव नहीं, बल्कि अपमान और संभवतः मृत्युदंड था। इसी समय हिटलर के एक अन्य प्रमुख सैन्य सलाहकार जनरल अल्फ्रेड जोडल मित्र राष्ट्रों की नजरबंदी में खुद को इसी तरह की मुश्किल में पाया। जोडल हिटलर की रणनीतिक योजनाओं को विभिन्न मोर्चों पर लागू किए जाने वाले सैन्य निर्देशों में बदलने के लिए जिम्मेदार थे। कीटल के विपरीत जोडल पूछताछ के दौरान शांत रहे और उन्होंने युद्ध के स्थापित नियम होन का पालन करने का दावा किया। फिर भी मित्र राष्ट्रों द्वारा जब्त किए गए दस्तावेजों ने नागरिक आबादी को लक्षित करने वाली रणनीतियां बनाने और जिनेवा सम्मेलनों का उल्लंघन करने में उनकी भूमिका को उजागर किया। अंततः दोनों जनरलों पर नूर्नबर्ग में मुकदमा चलाया गया, जहां उन्होंने नाजी शासन के अत्याचारों से खुद को अलग करने का प्रयास किया, जबकि अपनी सैन्य सेवा के प्रति अपनी छा बनाए रखी। उनके अंतिम बयानों ने उन लोगों की नैतिक दुविधा को उजागर किया, जिन्होंने वर्षों एक ऐसी विचारधारा की सेवा में बिताए थे जिसे वे समझने का दावा नहीं करते थे। वह रात जो उन जनरलों ने अपनी कोठरियों में अपने स्पष्टीकरण और तर्क तैयार करने में बिताई, वह सिर्फ व्यक्तिगत वृत्तांतों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थी। यह उस सैन्य चरित्र के पतन का प्रतीक थी जो सम्मान और दक्षता का दावा तो करता था, लेकिन राजनीतिक कट्टरता का शिकार हो गया था। जैसे ही दिन का उजाला उनके कारावास में पहुंचा, इन पूर्व वेहरमाच कमांडरों के सामने एक ऐसा भविष्य आया जो उन्हें उनकी वर्दी, उनकी उपाधियों और समय के साथ उनके अस्तित्व से भी वंचित कर देगा। जोसेफ मेंजेले, जिन्हें ऑशविट्ज में अपने जघन्य चिकित्सा प्रयोगों के लिए मौत के दूत के रूप में जाना जाता था, ने अपने अंतिम 24 घंटे 1945 में नहीं, बल्कि बहुत बाद में दक्षिण अमेरिका में बिताए।
जहां वे 3 दशकों से भी ज्यादा समय तक पकड़े नहीं जा सके थे। मेजेले का अंतिम दिन 7 फरवरी 1979 को ब्राजील के बर्टियोगा के एक समुद्र तट पर आया। 67 वर्षीय भगोड़ा, जो कभी कैद में बंद लोगों पर जीवन मरण का अधिकार रखता था, पहले डॉ मेजेले था, छद्म नाम से रहते हुए उसे नाजी समर्थकों का समर्थन प्राप्त था और वह न्याय से बचता रहा। फरवरी की एक सर्द सुबह अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण जमीन पर ही रहने के बावजूद वह समुद्र में उतर गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने पानी में उसकी व्यथा सुनाई और लहरों में डूबने से पहले उसने आवाज लगाई। पूर्णविराम। मेजेले की मृत्यु की विडंबना उन लोगों पर भी लागू होती है जो उसके असली व्यक्तित्व से वाकिफ थे। जिस व्यक्ति ने सहन शक्ति और अस्तित्व के शोध के लिए मनुष्यों को पीड़ा दी, वह उन्हीं शक्तियों का हे आगे झुक गया जिन्हें वह नियंत्रित और नियंत्रित करना चाहता था। उल्लेखनीय रूप से उसने यह मानते हुए अंतिम सांस ली कि वह अपने अत्याचारों की जिम्मेदारी से बच निकला था। अन्य प्रमुख नाजियों अनुस्वर के विपरीत जिन पर मुकदमा चलाया गया या जिन्होंने हार के बाद आत्महत्या कर ली, मेजेले ने दक्षिण अमेरिका में एक नया जीवन गढ़कर नकली दस्तावेजों और समर्थकों के एक नेटवर्क की मदद से न्याय को चक मा दिया। अपनी मृत्यु से कई साल पहले मेजेले आराम से रहते थे, पारिवारिक धन से जीवित रहते थे और ब्राजीलियाई अधिकारियों द्वारा संरक्षित थे, जो या तो अनजान थे या उनकी असली पहचान को अनदेखा करन हाँ चाहते थे। उन्होंने अपने जर्मन परिवार के साथ गुप्त पत्राचार भी किया, अपनी दुर्दशा पर चर्चा करने के लिए कोरिद भाषा का प्रयोग किया। 1985 में मेजेले की मृत्यु के रहस्योद्घाटन जब जांचकर्ताओं को अंततः उनकी कब्र मिली, ने उस विशाल नेटवर्क को उजागर किया जिसने दशकों तक नाजी भगोड़ों को बचाया था। इसने उन युद्ध अपराधियों का पता लगाने और उन पर मुकदमा चलाने में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक प्रणालियों की खामियों को भी रेखांकित किया। यद्यपि अनगिनत निर्दोषों का उत्पीड़क और हत्यारा मेजेले आजादी से रहकर सजा से बच गया, फिर भी उसकी कहानी ने न्याय की सीमाओं को उजागर किया। इस बीच युद्धोत्तर जर्मनी की उथल पुथल में हिटलर के विदेश मंत्री जोआचिम वॉन रिबेंट्रोप, जो नाजी आक्रमण को सुगम बनाने वाले कूटनीतिक कदमों में सहायक थे, ने नूर्नबर्ग की एक कोठरी में अपने अंतिम 24 घंटे बिताए। जल्लाद से मुठभेड़ की तैयारी में 15 अक्टूबर 1946 को नूर्नबर्ग मुकदमे समाप्त हुए और जिंदा पकड़े गए शीर्ष नाजी नेताओं को फांसी देने की शुरुआत हुई। पहले वैश्विक नेताओं के साथ कूटनीति ही में लगे रहने और अंतर्राष्ट्रीय नीतियां बनाने वाले रिबेंट्रोप को अब अपने निर्णयों के अंतिम परिणाम का सामना करना पड़ा। अपने अंतिम दिन रिबेंट्रोप ने अपने परिजनों को पत्र लिखे, जिनमें उन्होंने अपने कार्यों को उचित ठहराने और अपनी पत्नी व संतान के प्रति स्नेह व्यक्त करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि वे एक राजनीतिक थे, सैनिक नहीं, और इस बात पर जोर दिया कि नाजी प्रशासन में उनकी भूमिका नरसंहारी रणनीतियों को अंजाम देने के बजाय विदेशी मामलों तक सीमित थी। फिर भी उनके मुकदमे के साक्ष्यों ने रिबेंट्रोप की युद्ध अपराधों में जागरूकता और संलिप्तता को स्पष्ट रूप से उजागर कर दिया। उन्होंने ऐसे समझौते कराए जिनसे मित्र राष्ट्रों से यहूदियों का निष्कासन सुव्यवस्थित हुआ और वे उन चर्चाओं में शामिल हुए जहां अंतिम समाधान पर विचार विमर्श और योजना बनाई गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, रिबेंट्रोप ने एक प्रोटेस्टेंट पादरी से परामर्श किया, जिन्होंने उन्हें धार्मिक मार्गदर्शन दिया। पूर्व विदेश मंत्री ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि उनकी कूटनीतिक यात्रा का इतना विनाशकारी अंत कैसे हुआ, और उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका हमेशा से मानना रहा था कि वे अवैध गतिविधियों में शामिल होने के बजाय जर्मनी के उद्देश्यों को
आगे बढ़ा रहे थे। ठीक 1:11 बजे 16 अक्टूबर 1946 को जोआचिम वॉन रिबेंट्रोप को नूर्नबर्ग जेल के व्यायामशाला में एक अस्थायी फांसी पर लटका दिया गया। उनके अंतिम कथनों को जर्मनी के प्रति निष्ठा की शपथ और शांति की अपील माना गया। इस त्वरित फांसी ने नाजी विदेश रणनीति के एक सूत्रधार की जीवनलीला समाप्त कर दी। रिबेंट्रोप की फांसी केवल एक जीवन के अंत का प्रतीक नहीं थी, यह मानवता के विरुद्ध अपराध हो अनुस्वर के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करने के वैश्विक समुदाय के संकल्प का प्रतीक थी, जिसने ऐसे उदाहरण स्थापित किए जो दशकों तक अंतर्राष्ट्रीय कानून को आकार देते रहे। पूर्व राजदूत जो कभी बर्लिन, रोम और टोक्यो के सत्ता के गलियारों में छाए रहते थे, अब एक पुनर्गठित व्यायामशाला में निश्चल लटके हुए थे। इतिहास के फैसले ने उनकी राजनीतिक प्रतिरक्षा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। हालांकि जहां कुछ नाजी नेताओं को न्याय मिला, वहीं अन्य विभिन्न देशों में गुप्त रूप से छिपे हुए फरार बने रहे। 1962 में होलोकॉस्ट के सैन्य पहलुओं की योजना बनाने वाले एडोल्फ आइशमैन को 31 मई को एक इली जेल की कोठरी में बंद कर दिया गया। युद्ध के बाद वह गिरफ्तारी से बच निकला और अर्जेंटीना में रिकार्डो क्लेमेंट के नाम से गुमनाम रूप से रहने लगा, जहां उसने अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए कई तरह के काम किए। 1960 में गुमनामी का यह पर्दा तब टूटा जब इजरायली मोसाद एजेंटों ने ब्यूनस आयर्स की एक व्यस्त सड़क के कोने से उसका पता लगाया और उसका अपहरण कर लिया। यरूशलेम में अपने मुकदमे के दौरान आइशमैन ने खुद को एक निम्न श्रेणी का कर्मचारी बताया जो केवल आदेशों का पालन करता था। उसने यह दावा किया कि उसे उन यहूदियों के भविष्य के बारे में पता नहीं था जिन्हें उसने विभिन्न यूरोपीय खातना शिविरों में निर्वासित करने में मदद की थी। फिर भी आइशमैन के खिलाफ जुटाए गए सबूत निर्विवाद थे। निर्वासन की योजना बनाने, नरसंहार नीतियों पर चर्चा में भाग लेने और एक ऐसे मामले में सक्रिय रूप से भाग लेने में अपनी भूमिका के बारे में जिसे उन्होंने कभी यहूदी मुद्दे का अंतिम समाधान कहा था। आइखमन की गवाही हुई। अपने अंतिम दिन एक प्रोटेस्टेंट पादरी ने उनसे मुलाकात की और उन्हें बने कुकर्मों के लिए पश्चाताप का अवसर प्रदान किया, जैसा कि बाद में पादरी ने बताया। आइखमन ने कोई खेद प्रकट नहीं किया और इस बात पर अड़े रहे कि वह अपने वरिष्ठों के आदेशों का पालन कर रहे थे। अपने अंतिम समय में आइखमन ने अपने परिवार को और अपीले और पत्र लिखे। अंत तक अपनी बेगुनाही का दावा करते हुए उन्होंने दावा किया कि उन्हें उन कृत्यों के लिए मौत की सजा दी जा रही है जो उन्होंने नहीं किए थे और उन आदेशों का पालन करने के लिए जो उस समय जर्मन कानून के तहत वैध थे। 1 जून 1962 की ठीक आधी रात को आइखमन को उनकी कोठरी से फांसी कक्ष में ले जाया गया। उनके अंतिम शब्द संक्षिप्त और स्पष्ट थे। उन्होंने कहा कि वे पुनर्जन्म की अवधारणा को अस्वीकार करते हैं और जोर देकर कहा कि अगर ऐसा होता भी तो मृत्युदंड योग्य अपराधों के अभाव में पश्चाताप अनावश्यक होता। फांसी के फौरन बाद उनका अंतिम हलंकार कर दिया गया। उनकी अस्थियों को अंतर्राष्ट्रीय जल में विसर्जित कर दिया गया, जिससे संगठित नरसंहार के जरिए अनगिनत निर्दोष लोगों की जान लेने वाले इस व्यक्ति के सम्मान में कोई स्मारक बनाने की कोई संभावना नहीं रही। आइखमन की मृत्यु नाजी युद्ध अपराधियों की तलाश में एक मार्मिक मील का पत्थर साबित हुई। इसने इस सिद्धांत को रेखांकित किया कि मानवता के विरुद्ध अपराधों पर कोई समय सीमा लागू नहीं होगी और नरसंहार के दोषियों को काफी समय बीत जाने के बाद भी न्याय का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रशासक ने, जिसने कभी लाखों लोगों को मौत के घाट उतारने वाली ट्रेनों की समय सारणी तैयार की थी, अपनी त्रुटिहीन
योजना और परिश्रम के कारण अपनी ही यात्रा को विनाश में परिणत होते पाया। अपने अंतिम क्षणों में नाजी नेताओं ने कायरता, भ्रम और इनकार से भरे व्यवहार का प्रदर्श न किया जो उनके शासन के दौरान उनकी शक्तिशाली छवि का एक विडंबनापूर्ण उलट था। पूरे यूरोप में आतंक फैलाने और लाखों लोगों की हत्याओं की साजिश रचने वाले इन लोगों ने न तो गरिमा और न ही सम्मान के साथ मृत्यु का सामना किया। उनके भाग्य की विविधता एक ऐसे शासन को रेखांकित करती है जो बड़े बड़े वादों पर फलता फूलता रहा, फिर भी व्यक्तिगत हताशा और आत्मसंरक्षण के कृत्यों में बिखर गया। हिटलर, जिसने अपने अनुयायियों से आखिरी सांस तक लड़ने की कसम खाई थी, ने एक कंक्रीट बंकर में आत्महत्या करने का विकल्प चुना, जबकि उसका शहर उसके ऊपर जल रहा था। गोएबल्स, जिसने जर्मनों को पूर्ण युद्ध के लिए उकसाया था, ने नाजी विचारधारा से मुक्त दुनिया को सहने के बजाय अपने ही परिवार की हत्या करके अपनी कट्टरता की पराकाष्ठा का प्रदर्शन किया। उनकी सार्वजनिक छवि और निजी मृत्यु के बीच का अंतर चौंकाने वाला था। अपनी निष्ठा और वीरता के लिए विख्यात एसएस के निर्माता हिमलर ने खुद को एक साधारण सैनिक के रूप में छिपाने की कमजोर कोशिश के बाद ब्रिटिश सुरक्षा में कराहते हुए अपनी अंतिम सा हांसली रिबेंट्रोप, जो कभी कूटनीतिक गलियारों में अडिग आत्मविश्वास के साथ चलते थे, ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में क्षमादान की हताशा भरी याचनाएं लिखते हुए अपने अहंकार के टूटे हुए अवशेषों अनुस्वर को उजागर करते हुए बिताया। कुछ नाजी नेता त्वरित दंड से बच निकले, लेकिन उनके अंतिम गीतों ने और भी तीखे सच उजागर कर दिए। मेंजेले के छिपे रहने के वर्षों ने कभी के शक्तिशाली चिकित्सक को एक पाग ल अपराधी में बदल दिया। लगातार सतर्क और साथ ही नाजियों की कृपा पर जीवित रहने वाले ब्राजील के तट पर उनकी मृत्यु कोई जीत नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति का दीर्घकालिक पतन था जिसने अपने कर्मों के परिणामों से बचने में 3 दशक बिताए थे। बोरमैन का रहस्यमय ढंग से गायब होना एक बार एक शानदार टालमटोल के रूप में दिखाई दिया, फिर भी बर्लिन में उनके अवशेषों को उजागर करने से पता चला कि चालाक नाजी अधिकारी भी उस उथल-पुथल से बच नहीं सकते थे जो उन्होंने बोई थी। ऐतिहासिक अस्पष्टता में लुप्त होने की उनकी कोशिश नाकाम रही। उन्हें उस शहर के मलबे के बीच दफना दिया जिसे ध्वस्त करने में उन्होंने योगदान दिया था। अपने अंतिम क्षणों में इन नेताओं की मानसिक स्थिति लगातार अपने कर्मों को स्वीकार करने में असमर्थता की विशेषता थी, यहां तक कि जब उनके कुकर्मों के अकाट्य सबूतों का सामना कर किया गया, तब भी वे ऐसे आख्यानों में पीछे हट गए जिन्होंने उन्हें उनके नियंत्रण से परे ताकतों के हताहतों के रूप में चित्रित किया। यह मनोवैज्ञानिक विशेषता व्यक्तिगत इनकार से आगे बढ़कर एक व्यापक नैतिक दिवालियापन का संकेत देती है। प्रारंभिक गिरफ्तारी के बाद बचे लोग, जैसे मेजेल और आयशमन, युद्ध अपराधियों का पता लगाने में निरंतर वैश्विक सहयोग की आवश्यकता के प्रतीक बन गए। उनकी परिस्थितियों ने नाजी शिकार पर केंद्रित संगठनों के निर्माण और सीमाओं और समय सीमाओं के पार अपराधियों का पीछा करने में सक्षम अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रणालियों के विकास का मार्ग प्रशस्त हलंत किया। पकड़े गए नाजी नेताओं के मुकदमों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून में महत्वपूर्ण मिसाल कायम की। नूर्नबर्ग मुकदमों ने मानवता के विरुद्ध अपराधों की कानूनी अवधारणा पेश की और दिखाया कि व्यक्तियों को राज्य द्वारा अनुमोदित अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है, चाहे उनकी आधिकारिक भूमिकाएं या आदेशों का पालन करने का दावा कुछ भी हो। इन मुकदमों ने समकालीन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालयों के विकास को प्रभावित किया और ऐसे सिद्धांत निर्धारित किए जो आज भी युद्ध अपराधियों के अभियोजन का आधार हैं। इन अंतिम क्षणों की रिकॉर्डिंग ने केवल वृत्तांत के
व ऐतिहासिक संरक्षण सहित कई अन्य कार्य भी किए। नाजी उत्पीड़न के पीड़ितों के लिए अपने उत्पीड़कों को मुकदमे का सामना करते देखना एक तरह का समापन था, भले ही अधूरा, क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया कि कोई भी सजा नाजियों द्वारा किए गए अत्याचारों की भयावहता की पूरी तरह से भरपाई नहीं कर सकती। वैश्विक समुदाय के लिए इन निष्कर्षों ने शक्तिशाली व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराने की क्षमता और ऐसे आंदोलनों के फिर से उभरने के खिलाफ सतर्क रहने की आवश्यकता दोनों को रेखांकित किया। जिन स्थानों पर ये समापन कार्य हुए उन्हें तब से ऐतिहासिक विमर्श में शामिल किया गया है। बर्लिन में अनुस्वर हिटलर के बंकर को जानबूझकर नष्ट कर दिया गया और ढक दिया गया ताकि वह नाजी समर्थकों को तीर्थस्थल के रूप में आकर्षित न कर सके। नूर्नबर्ग कोर्टरूम, जहां प्रमुख युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चला, को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के प्रमाण के रूप में बनाए रखा गया है। स्पांडो जेल, जहां रूडोल्फ हेस ने अपने अंतिम वर्ष बिताए, को उनकी मृत्यु के तुरंत बाद एक तीर्थस्थल बनने से रोकने के लिए तोड़ दी गया था। नाजी नेताओं द्वारा वादा किए गए भव्य युद्ध मृत्यु और अंततः उनके अपमानजनक निधन के बीच का गहरा अंतर शासन की बुनियादी बेईमानी का एक सशक्त प्रतीक था। उन्होंने अपने अनुयायियों को श्वासन दिया था कि नाजी उद्देश्य के लिए शहादत देने से उन्हें अनंत गौरव प्राप्त होगा। फिर भी जब उनकी बारी आई तो उन्होंने दूसरों से की गई स्वघोषित शहादत के बजाय टालमटोल, इनकार या व्यक्तिगत संरक्षण का विकल्प चुना। युद्ध के बाद के दशकों तक नाजी युद्ध अपराधियों की तलाश जारी रही और जांचकर्ता 21वीं सदी तक भी भगोड़ों का पता लगाते रहे। प्रत्येक गिरफ्तारी और मुकदमे ने इस विचार को खाकित किया कि मानवता के विरुद्ध अपराधों की कोई समाप्ति तिथि नहीं होती। इस अथक खोज ने भविष्य में नरसंहार करने वालों को एक कड़ा संदेश दिया कि समय उन्हें न्याय से बचने का मौका नहीं देगा। नाजी नेताओं के अंतिम क्षणों ने उन जटिल सहायता प्रणालियों को भी उजागर किया जिनके कारण कुछ लोग दशकों तक पकड़ से बच निकले और खुद को छिपाए रखा। युद्ध अपराधियों को दक्षिण अमेरिका ले जाने के गुप्त हलंत तरीके, दयालु समूहों द्वारा दी गई फर्जी पहचानें और रिश्तेदारों से मिलने वाली आर्थिक मदद, ये सभी नाजी विचारधारा द्वारा बनाए गए उन स्थायी बंधनों को दर्शाते हैं जो उनके राजनीतिक शासन के पतन के बाद भी कायम रहे। कई वैश्विक संस्थाओं ने इन अंतिम आख्यानों का उपयोग अतिवादी विश्वासों के दुष्परिणामों और व्यक्तिगत नैतिक जवाबदेही के महत्व के बारे में शिक्षा देने के लिए किया है। पूर्णविराम। इन नेताओं ने अपने अंतिम क्षण कैसे बिताए, इसका सूक्ष्म विवरण इस बात का ठोस उदाहरण है कि घृणा और हिंसा के आधार पर निर्मित निरंकुश सत्ता कितनी जल्दी पूरी तरह असहायता में बदल सकती है। इन अंतिम क्षणों के समकालीन मनोवैज्ञानिक विश्लेषणों ने इस बात की अंतर्दृष्टि प्रदान की है कि सामूहिक अत्याचार करने वाले व्यक्ति मृत्यु के सामने अपने कार्यों को कैसे उचित ठहराते हैं और अपनी आत्मछवि को कैसे बनाए रखते हैं। एक नाजी नेताओं द्वारा बार बार किए गए इनकार और दोष स्थानांतरण के व्यवहार ने अपराधियों के मनोविज्ञान पर शोध और इसी तरह के आंदोलनों को रोकने की रणनीतियों को दिया है। इन समापन सत्रों का प्रभाव ऐतिहासिक शिक्षा से आगे बढ़कर न्याय, जवाबदेही और नरसंहार को रोकने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका पर आधुनिक विमर्श को भी शामिल करता है। 2 नाजी युद्ध अपराधियों की तलाश और उन पर मुकदमा चलाने के दौरान अपनाए गए तरीकों ने महत्वपूर्ण मिसाल कायम की है जो आज भी आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में मानवता के विरुद्ध अपराधों से निपटने के तरीके को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा इन अंतिम घंटों का धार्मिक संदर्भ भी प्रभावशाली साबित हुआ।
ईसाई सभ्यता की रक्षा करने का दावा करने के बावजूद अधिकांश नाजी नेताओं ने अपने अंतिम क्षणों में आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिए जाने पर न तो सच्ची आस्था दिखाई और न ही कोई पश्चाताप। धार्मिक सांत्वना को ठुकराने से वह आध्यात्मिक शून्य उजागर हो गया जिसने उनके पूरे प्रयास को आध हार प्रदान किया था। भले ही उन्होंने पारंपरिक नैतिकता का आह्वान किया था, अपराधियों के मन की अंतर्दृष्टि हिरासत में लिए गए नाजी नेताओं पर किए गए चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन से प्रभावित हुई थी, जो अंतर्दृष्टि आज इस क्षेत्र में अनुसंधान के लिए प्रासंगिक बनी हुई है। कारावास के दौरान उनकी मानसिक स्थिति की जांच से बार बार होने वाले लक्षण जैसे कि आत्मप्रशंसा, इनकार और पीड़ितों के प्रति सहानुभूति की कमी का पता चला, जो इस बात की व्याख्या करता है कि कैसे सामान्य व्यक्ति नरसंहार में योगदान दे सकते हैं। उनके परिवारों पर इसके बाद का प्रभाव उनके अंतिम क्षणों की एक और स्थायी विरासत के रूप में उभरा। नाजी नेताओं के वंशज और रिश्तेदार दशकों तक अपने परिवार की वंशावली के बोझ और अपने परिजनों के अपराधों के बारे में जागरूकता से जूझते रहे। इन अंतिम चरणों के दौरान व्यापक वैश्विक मीडिया चित्रण ने नाजी अत्याचारों की प्रामाणिकता के बारे में जन जागरूकता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया। मुकदमों और फांसी की व्यापक कवरेज ने शासन के बारे में गलत धारणाओं को दूर किया और भविष्य में होलोकॉस्ट के खंडन के दावों का खंडन करने के लिए महत्वपूर्ण अकाट्य साक्ष्य एकत्र किए। इसके अलावा विभिन्न नाजी नेताओं के अलग अलग भाग्य ने उनके आंदोलन में अंतर्निहित विसंगतियों को उजागर किया। गोएबल्स जैसे कट्टरपंथी जो मृत्यु तक अपने विश्वासों पर अड़े रहे, ने उनके विनाशकारी एजेंडे के पीछे छिपी कट्टरता को रेखांकित किया। इन नेताओं के अंत हिम छिपने के स्थानों के अवशेष, जिन्हें या तो ध्वस्त कर दिया गया है या शैक्षिक संग्रहालयों में बदल दिया गया है, आगंतुकों को अतिवादी विश्वासों के खतरों के बारे में चेतावनी देते हैं। कभी फांस ही का इंतजार कर रहे लोगों को रखने वाली जेल की कोठरियां अब न्याय की तलाश का प्रतीक हैं। यह दर्शाता है कि कोई भी, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अपने गलत कामों की जवाबदेही से बच नहीं सकता। यहां तक कि जब ऐतिहासिक फैसले कानूनी न्याय से बच निकलते हैं, तब भी वे जगह जहां भगोड़े शरण लेते थे, इस तथ्य की याद दिलाती हैं। नाजी भगोड़ों का पता लगाने के लिए इस्तेमाल की गई तकनीक में हुई रक्ति ने न केवल युद्ध अपराधियों को पकड़ने में मदद की, बल्कि समकालीन न्याय के लिए आधारभूत सिद्धांत भी स्थापित किए। इन प्रयासों के दौरान विकसित फोरेंसिक विज्ञान, दस्तावेज विश्लेषण और अंतर्राष्ट्रीय संचार विधियां वैश्विक स्तर पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण उपकरण बनी हुई हैं। उन अंतिम क्षणों में उठाए गए दार्शनिक दुविधाएं आज भी विद्वानों और नैतिकतावादियों के सामने है, विशेष रूप से यह तर्क कि विलंबित न्याय नहीं है। उदारता और जिम्मेदारी के बीच संतुलन, साथ ही समाज को सुधारने में क्षमादान की भूमिका, नाजी नेताओं से कैसे निपटा जाए, इस पर हुई बहसों में निहित है। नाजी युद्ध अपराधियों की तलाश में होने वाले वित्तीय व्यय ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के न्याय के प्रति समर्पण को रेखांकित किया, बिना किसी कीमत की परवाह किए। नाजी नेताओं की जांच, मुकदमों और कारावास के लिए संसाधनों का आवंटन इस विचार को पुष्ट करता है कि मानवता के विरुद्ध अत्याचारों के दोषियों की तलाश में कोई भी कीमत अत्यधिक नहीं होती। अंततः पराजित नाजी नेताओं, जिन्होंने अपने अनुयायियों को एक उज्जवल भविष्य का वचन दिया था, ने विनाश, हानि और अपमान के अलावा कुछ नहीं दिया। उनके अंतिम क्षणों ने उस आडंबर और प्रचार को छिन्न भिन्न कर दिया जिसने कभी उन्हें ढंक रखा था, और उन्हें केवल साधारण व्यक्तियों के रूप में उजागर किया, जिन्होंने दुष्टता को अपनाने के
असाधारण निर्णय लिए, उनकी उदात्त घोषणाओं और दयनीय अंत के बीच का तीव्र अंतर पूरे नाजी उपक्रम की सबसे सम्मोहक आलोचनाओं में से एक था। कुख्यात हस्तियों के अंतिम क्षण इस बात की चिरस्थायी याद दिलाते हैं कि कैसे प्रबुद्ध समाज समान आंदोलनों पर अंकुश लगा सकते हैं, मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित कर सकते हैं और न्याय को कायम रख सकते हैं। ये कहानियां ऐतिहासिक अभिलेखों और नैतिक दिशानिर्देशों दोनों का काम करती हैं, जो इस बात पर जोर देती हैं कि कोई भी शक्ति या दुष्प्रचार अंततः उन लोगों को नहीं बचा सकता जो दूसरों के दुखों के माध्यम से सत्ता की तलाश करते हैं। इन अंतिम क्षणों को लिपिबद्ध करने का महत्व के इतिहास से परे है और अधिनायकवाद और नरसंहार के विरुद्ध समकालीन लड़ाइयों को भी छूता है। जैसे जैसे वैश्विक स्तर पर नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, नाजी नेताओं के निधन से प्राप्त ज्ञान न्याय और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के वैश्विक प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया और अधिक ऐतिहासिक वृत्तचित्रों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।